तो एक शॉर्ट मैसेज है आप सबके लिए पहले कि सी इंटरमीडिएट का प्लस सब्सक्रिप्शन आप ऑप्ट कर सकते हैं अनअकैडमी में। 6 मंथ सब्सक्रिप्शन आपका 15,750 का है, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। अगर आप 12 मंथ सब्सक्रिप्शन लेते हैं कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, 2250 का है। सारे सब्जेक्ट 8 लाइव क्लासेस, लाइव डाउट सॉल्विंग, अनलिमिटेड रिकॉर्डेड। साथ में अगर आप मेरा कोड लगाएं OBEROID10 तो यू विल गेट फ्लैट 10% डिस्काउंट, फ्लैट 10% डिस्काउंट। मतलब जो भी प्राइजेस चल रहे हैं सीधा 10% हो जाएगा मेरा कोड लगाने पे, ठीक है ना। तो यू कैन ऑप्ट फॉर दी सब्सक्रिप्शन। प्लस में काफ़ी बेनिफिट्स हैं। देखो अगर आप बात करें, मैंने आपसे कहा लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं विद अनलिमिटेड वॉच टाइम, नोट्स हैं, अपडेटेड स्टडी मैट हैं, जो नोट्स होंगे ई नोट्स होंगे, ठीक है ना। चलिए डाउट्स आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये प्लस सब्सक्रिप्शन इंटरमीडिएट का, ठीक है ना। साथ में एक बात और ध्यान रखें, अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें 2 महीने वैसे भी फ्री मिलेंगे। मतलब ये 14 मंथ सब्सक्रिप्शन है आपका 2250 का, ठीक है ना। बहुत 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 ही सस्ता है, ठीक है। चलिए हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं और अब शुरू करते हैं RTP नवंबर 21 की। कंप्लीट RTP डिस्कशन करेंगे। इसके अंदर MCQ भी करेंगे, केस स्टडी भी करेंगे, केस स्टडी बेस्ड MCQ सब करेंगे। पहले बात करते हैं केस स्टडी बेस्ड MCQs की, फिर बात करेंगे केस स्टडीज़ की, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहले MCQ में 2 हमारे पास केस सिनेरियोज़ हैं। केस सिनेरियो में क्या होता है कि केस सिनेरियो में सिचुएशन दी जाती है, फिर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं MCQ वाले। जैसे ये पूरी केस सिनेरियो है, फिर यहाँ जाके फाइनली इन्होंने क्वेश्चन पूछने शुरू किए, ठीक है। पढ़ते हैं ज़रा क्या दिया हुआ है। रमेश ने एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया है ग्रोसरी आइटम सप्लाई करने का, ठीक है, बढ़िया है। इनका जो एरिया ऑफ ऑपरेशंस है वो जयपुर सिटी है, ठीक है। उन्होंने इसके लिए कई यंग लड़कों को रखा है बाइक्स देकर और उनको एरिया एलोकेट किए हैं कि भाई आप सब्जियां पहुंचाएं घर जाकर, ठीक है। इसके लिए उन्होंने वेबसाइट भी बनाई है और मोबाइल ऐप को भी डेवलप किया है, ठीक है। एक फ्रेंड है रमेश का, उसका नाम है सुधांशु, और सुधांशु CA है। वो कहता है यार जब काम कर ही रहे हो तो बढ़िया करो, कॉर्पोरेटाइज करो और कॉर्पोरेट फॉर्म दो अपने बिजनेस को। कहता है प्रोप्राइटरशिप से OPC बना लो। अच्छी बात है सर, बनाओ OPC। रमेश कहता है ठीक है यार मैं OPC बनाऊंगा, और OPC का नाम रखता है रमेश, आस्क रमेश फॉर ऑनलाइन ग्रोसरी OPC प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है ना। फॉर शॉर्ट इसे मान लीजिए ये है OPC 1, पहली OPC इसने बनाई, आस्क रमेश फॉर ऑनलाइन ग्रोसरी OPC प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। इसमें रमेश बन गया मेंबर, बहुत बढ़िया जी, और डायरेक्टर भी वही बन गया, ठीक है। सुधा बन गई उनकी माताजी नॉमिनी। रमेश मेंबर बन गया और सुधा बन गई नॉमिनी। 1 साल के बाद रमेश की शादी हो गई रचना के साथ। अच्छा, अब ऑनलाइन बिजनेस बढ़ने लग गया, काफ़ी बढ़ने लग गया डे बाय डे। तो उसको लगा यार एक काम करते हैं, अभी तक तो सब्जियां सप्लाई कर रहे थे, अब मिल्क भी सप्लाई करना शुरू कर देते हैं। अच्छी बात है यार। उसके लिए एक और OPC बनाएंगे, रचना मिल्क प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है सर, बढ़िया। मतलब इसने 2 OPC बनाई, एक बनाई आस्क रमेश फॉर ऑनलाइन, एक बनाई रचना के नाम से। माता जी को भूल गया बेचारा, कोई बात नहीं, वो भी सुधांशु की मदद से बनाई, ठीक है। OPC 2 में अपनी वाइफ को बनाया मेंबर, बहुत बढ़िया। खुद तो बन नहीं सकता ना, एक में मेंबर है तो दूसरे में बन नहीं सकता, और दूसरे में बन गया नॉमिनी। ओहो, मतलब कुल मिला के कहानी आपके सामने है कि 2 OPC उसने बनाई, एक ये है OPC और ये सेकेंड OPC है। पहले OPC में रमेश ही मेंबर डायरेक्टर है और नॉमिनी उसकी माता जी हैं। दूसरी OPC में रचना मेंबर है और जो नॉमिनी है वो रमेश है। मतलब कुल मिला के सर आप ये कह रहे हो कि 2 पैराग्राफ अक्रक से टेबल में लिखा हुआ है, सही बात है। मतलब इंस्टीट्यूट ने पूरा टाइम ख़राब किया और कह रहा है आराम से टेबल पढ़ो और टाइम ख़राब करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये भाई ऐसा है कि अब ये क्रक्स आपके सामने। एक बात देखने वाली है, रमेश यहाँ मेंबर है और रमेश यहाँ नॉमिनी है।
कल को अगर माता जी का देहांत हो गया तो रमेश यहाँ बन जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, मेंबर, सॉरी क्या कहते हैं यहाँ पर। ओके वेट अ मिनट। कल को अगर, हाँ मैं ये कह रहा था, कल को अगर रचना को कुछ हुआ तो रमेश यहाँ मेंबर बन जाएगा। सही बात है सर, मतलब देहांत ना हो, अनसाउंड माइंड हो जाए, इनकेपेबल हो जाए, तो अगर रमेश पहले से कहीं मेंबर है और दूसरे मेंबर बन गया तो बेटा याद करना, दोनों में से किसी एक ओपीसी को सेलेक्ट करना पड़ेगा 180 डेज़ के अंदर। आपको शायद याद होगा, अगर एक में आप मेंबर हैं और दूसरे में बनना चाहते हैं, दोनों में से किसी एक ओपीसी को सेलेक्ट करना पड़ेगा 180 डेज़ के अंदर। सही बात है। और अगर रचना को कुछ हो गया तो रमेश मेंबर बन जाएगा, फिर नॉमिनी की पोजीशन खाली हो जाएगी। तो फिर याद करिए 15 दिन के अंदर रमेश नया नॉमिनी लेकर आएगा। सही बात, ठीक है। और अगर माता जी का देहांत हो गया तो यहाँ भी 15 दिन के अंदर रमेश नया नॉमिनी लेकर आएगा, क्योंकि रमेश तो ठीक ठाक है ना। ठीक है सर, पढ़ते हैं आगे। कुछ टाइम के बाद माता जी का देहांत हो गया, लो भाई साहब जिसकी बात मैं कर रहा था, लेकिन माता जी अपने देहांत के बाद अपनी विल बना कर गई थी जायदाद, और जायदाद ने बोला कि उनका जो दूसरा बेटा है सुरेश वो नॉमिनी बनेगा। हु इज़ माता जी टू डिसाइड, हु इज़ माता जी टू डिसाइड कि कौन बनेगा। सर माता जी तय थोड़ी करेंगे नया नॉमिनी कैसे बनेगा। अगर माता जी चली गई तो उनकी जायदाद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये एग्जिस्टिंग मेंबर जो रमेश है ये तय करेगा कि नया नॉमिनी कौन बनेगा। सही बात। जब सुरेश को इस बारे में पता चला तो उसने रमेश से बहस की, कहता है माता जी क्या आखिरी इच्छा थी कि मैं नॉमिनी बनूं। रमेश ने कहा आखिरी हो या पहली हो, मैं तुझे नॉमिनी बनने नहीं दूंगा। मना कर दिया भाई साहब, भाई को मना कर दिया। ये इंस्टीट्यूट वाले क्या करवा के मानेंगे, और बीवी को बना दिया नॉमिनी। भाई को मना कर दिया और बीवी को बना दिया नॉमिनी, क्या करवा के मानोगे भाई। चलो कोई बात नहीं, बना लो, जिसको बनाना हो बना लो। ये तो रमेश ही डिसाइड करेगा नॉमिनी कौन बनेगा। माता जी की जायदाद कोई मैटर नहीं करती सर, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, वाकई में नहीं करती, सरकास्टिकली नहीं बोल रहा हूँ, वाकई में। रमेश के इस डिसीजन से दुखी था सुरेश। सुरेश ने बोला मैं लीगल एक्शन लूँगा। अच्छी बात है, ये लेना भी चाहिए, माता जी की विल के अनुसार लीगल एक्शन लूँगा। और कई बार धमकियों का दौर चलता रहा, बहस होती रही इनके कारण से। इतनी धमकियाँ और इतनी बहस हुई कि रचना मेंटली अपसेट हो गई और इंसेन हो गई। अरे भगवान, मतलब बनाने वाला ने भी क्वेश्चन आराम से बनाया, बिल्कुल रिलैक्स होकर, कि रचना इंसेन हो गई। बोला था ना मैंने आपको, माता जी का देहांत हो गया और बीवी पागल हो गई। अब बीवी पागल हो गई तो ऑब्वियस सी बात है रमेश क्या बन जाएगा, मेंबर। अब रमेश मेंबर बन गया, आगे यही लिखा हुआ 100%। सही बात है। और डॉक्टर ने भी सर्टिफाई कर दिया कि बीवी आपकी पागल हो चुकी है और कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। इस सिचुएशन में रमेश जो नॉमिनी था वो मेंबर बन गया। लो भाई साहब, एक में मेंबर था, दूसरे में भी मेंबर बन गया। दोनों में से किसी एक ओपीसी को सेलेक्ट करना पड़ेगा 180 डेज़ के अंदर। कोई बात नहीं। अगला पैरा कहता है रमेश का एक फ्रेंड उसको एडवाइस करता है कि बेटा कुछ चैरिटेबल काम कर लो, भाई को तो हिस्सा दिया नहीं, माता जी चल बसी, बीवी पागल हो गई, भाई वैसे ही लड़ रहा है आपसे, घर तो वैसे ही उजड़ गया आप, क्या कुछ समाज सेवा कर लो आप। तो फ्री एजुकेशन दो बच्चियों को पास वाले विलेज में। रमेश कहता है कि मैं ना अपनी OPC 2 कन्वर्ट कर लूँ सेक्शन 8 कंपनी में। ना बेटा ना, कुछ भी करना था ये नहीं करना। OPC ना बनेगी ना कन्वर्ट होगी। सही बात। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है रचना तो इंसेन हो चुकी है, अपनी कैपेसिटी भी खो चुकी है, रमेश मेंबर बन गया। कहता है नॉमिनेशन कौन करेगा। सर नॉमिनेशन तो रमेश ही करेगा। कह रहा है रमेश हस्बैंड है इसीलिए नॉमिनेशन करेगा। कह रहा है रमेश मेंबर बन चुका है, नाउ मेंबर कैन नॉमिनेट। ये सही है सर, ये वाला ऑप्शन सही है। मेंबर हो चुका है इसलिए वो नॉमिनेट करेगा, हस्बैंड से कोई मतलब थोड़ी है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कोई नहीं होगा, CG करेगी। चौथे में कह रहा है कोई नहीं करेगा, ROC करेगा। ना बेटा, सेकंड ऑप्शन सही है। कह रहा है कन्वर्जन हो सकता है क्या।
ना सर, कह रहा है ओपीसी, ना ना ना, ओपीसी कैन नॉट बी कन्वर्टेड, ये है सर। सी कह रहा है ओपीसी कन्वर्ट हो सकती है, सीजी से पूछना पड़ेगा। चौथा कह रहा है कि फ्री एजुकेशन ओपीसी के सेक्शन 8 कंपनी के अंदर नहीं आती। भाई साहब मज़ेदार क्वेश्चन है। 1.3 क्या बोलता है, पढ़ो भाई। 1.3 कहता है कि रमेश जो मेंबर है ओपीसी 1 में, सही बात है, ये दूसरे में मेंबर बन गया। ये दूसरे में मेंबर बनता है 2 अप्रैल को। ओहो, तो 180 डेज के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करना हो, किसी एक ओपीसी को सेलेक्ट करना पड़ेगा 180 दिन के अंदर। मतलब ये हो गए सर आपके 28 दिन अप्रैल के, सही बात है। ये हो गए 30 दिन आपके मई के, 31 दिन हो गए आपके मई के, 30 दिन हो गए आपके जून के, 31 दिन हो गए जुलाई के, 31 दिन हो गए अगस्त के। कितने हो गए भाई? ये हो गया, 1 मिनट रुको जरा, 28 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31, ये हो गए 151 डेज। और कितने डेज के अंदर करना है? 180 डेज के अंदर, मतलब 29 दिन और जोड़ दो। 31 अगस्त तक है, मतलब 29 दिन, मतलब 29 सितंबर तक आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करना होगा। 29 सितंबर। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। चलो जी आगे बढ़ते हैं। कहते हैं जी, सुधा के डिमाइस के बाद, माता जी के देहांत के बाद रचना को नॉमिनेट किया आपने, सही बात है, नॉमिनी के तौर पे। अब जब रचना पागल हो गई है, आपके पास क्या ऑप्शन है? कहते हैं रमेश किसी और को नॉमिनेट करेगा। ये सही बात है यार, अब खुद तो मेंबर बन गया ना, किसी और को नॉमिनेट करेगा। दूसरा क्या कह रहा है, पढ़ते, मज़ेदार पॉइंट होंगे। कह रहा है रमेश वेट करेगा जब तक कि रचना ठीक नहीं हो जाती। कह रहा है रचना पागल तो हो चुकी है लेकिन साइन तो कर ही सकती है। कह रहा है सुधांशु ने कंपनी बनाने में मदद की है, उसको बना दो आप। यार मतलब ऐसे ऑप्शन दोगे तो बच्चा गलत करके आएगा क्या? कोई बात नहीं, अगला वाला और बढ़िया है क्वेश्चन, पढ़ते हैं जरा। रौनक और भौमिक ये भाई हैं और डेयरी बिजनेस कर रहे हैं सर। बहुत बढ़िया सर, करना भी चाहिए। रौनक के पास 10 गायें हैं, 10। क्या बात है। मंथली रेवेन्यू ये लिखा हुआ है। ये सब ना अपने कोई मतलब नहीं है इससे, कॉस्टिंग नहीं पढ़ रहे अपन। 3 लाख का रेवेन्यू है, सिर्फ दिमाग ख़राब करने के लिए है आपका। ठीक है, रौनक के पास 10 गायें, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ये भाई हैं और अपना अलग अलग बिजनेस करते हैं। ऐसा नहीं कि साथ बिजनेस करते हैं, अलग अलग बिजनेस करते हैं। और रौनक के पास अपनी 10 गायें हैं। ठीक है, ये रौनक का हिसाब किताब बैठता है जी। 1,70,000 की महीने की सेविंग है, साल की सेविंग ये है। ठीक है सर। अब जरा आगे बढ़ते हैं। देखो सर, आपने ये नहीं बताया पॉइंट नंबर 5, अभी बताऊंगा, 5 मिनट रुक जाओ। ठीक है सर। रौनक का जो बेटा है चिराग, ये इंजीनियरिंग कर रहा है डेयरी साइंस में। क्या बात है, डेनमार्क के अंदर, बहुत बढ़िया, फाइनल ईयर में। उसने काफ़ी सारी एजुकेशन सीखी, काफ़ी सारी चीज़ें सीखी डेयरी के बारे में। और अपने पिताजी को कहता है, पिताजी आप डेनमार्क आओ, डेयरी के बारे में सीखो, और डेनमार्क आके कम से कम 1 साल रहो यहाँ पे। ठीक है, और डेयरी बिजनेस के बारे में क्या बारीकियां हैं वो सीखो आप, और कम से कम अपना एंजॉय भी करो लाइफ, ट्रैवलिंग करके। अच्छी बात है, करनी भी चाहिए लाइफ एंजॉय, कोई बुराई भी नहीं है इसमें। रौनक अपने भाई भौमिक से बात करता है। अच्छा, हाँ, और एक्सप्लेन करता है कि यार मैं डेनमार्क जा रहा हूँ, तू ना मेरे गाय की देखभाल कर लेना, गाय की देखभाल कर लेना। बेलमेंट हो रहा है सर, बेलमेंट हो रहा है इनके बीच में। रौनक हो गया बेलर और भौमिक हो गया बेली, सही बात। अब लेबर जो इंगेज हैं सर काऊ के मेंटेनेंस में, डिलीवरी ऑफ मिल्क में, कहता है आप देखभाल करो, कोई दिक्कत नहीं है, रेवेन्यू वगैरह भी लेना और टेक केयर करो आप गाय की, जब तक कि वापस डेनमार्क से नहीं आ जाता। रौनक कह रहा है आप टेक केयर करो मेरे गाय की, और मैं आपको ना टेक केयर करने के लिए भी पैसे दूंगा 10,000 रुपये। अच्छी बात है, नॉन ग्रेचुटस बेलमेंट,
नॉन ग्रेचुटस बेलमेंट है, सही बात है सर। रौनक कहता है भौमिक को कि काऊ जो है इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर कवर है, जिसके लिए उसने प्रीमियम भी दे दिया है और इंश्योरेंस पॉलिसी की रसीद भी शेयर कर देता है भौमिक के साथ कि टेंशन मत लो, इंश्योरेंस हुआ पड़ा है काऊ का। अच्छी बात है। रौनक लेकिन ये बात छुपाता है कि एक काऊ बीमार है। ओहो, एक काऊ बीमार है, आपने छुपाया, डिफेक्ट नहीं बताया सर, गलती कर दी इसने, डिफेक्ट इन द गुड्स नहीं बताया। नॉन ग्रेचुटस है, पता हो या ना पता हो बताऊं तो पड़ेगा। और वो बहुत जल्दी बीमार पड़ जाती है, उसकी देखभाल भी करनी पड़ती है, लेकिन बताया नहीं। भौमिक ने कहा ठीक है, वो काऊ लेकर चला गया अपने पास, अपने फार्म हाउस में ले गया उसको भौमिक ने। ठीक है, रौनक और उसकी बीवी चले गए डेनमार्क बेटे के पास बिजनेस समझने के लिए। ठीक है, ऐसा लग रहा है वो पढ़ रहे हैं, मूवी चल रही है कोई। ठीक है, भौमिक कहता है जी ठीक है, अब मैं टेक केयर करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। इन 2 सालों में 2 बछड़ों को जन्म दिया, बहुत बढ़िया। मतलब कायदे से एडिशन हो गया गुड्स में, तो 10 काऊ ले गया था, 10 2 12 वापस करनी पड़ेंगी, 12 10 काऊ वापस करनी पड़ेंगी, 2 बछड़े वापस करने पड़ेंगे, एडिशन इन द गुड्स। लेकिन मुद्दे वाली बात, जो काऊ बीमार पड़ रही है ज़्यादा, उसने अदर काउस को भी इन्फ्लुएंस कर दिया, अदर काउस को भी। ठीक है ना, सही है सर। और जिससे क्या हुआ कि एक काऊ जो भौमिक की है और एक काऊ जो रौनक की है, जो क्लोज कांटेक्ट में आई, ठीक है, बीमार पड़ गई। बहुत बढ़िया, एक बीमार थी, एक रौनक की काऊ बीमार कर दी उसने, और एक भौमिक की काऊ बीमार कर दी। तीनों काऊ की उसके पश्चात मृत्यु हो गई। ठीक है, तीनों काऊ मर गई। इंश्योरेंस क्लेम मांगा गया तो इंश्योरेंस कंपनी ने मना कर दिया। इंश्योरेंस कंपनी ने कहा जी रौनक की काऊ जो है वो बीमार थी, उसका इंश्योरेंस नहीं हुआ बीमार काऊ का। अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है दोनों काउस की कि ये ना बीमार काऊ के क्लोज कांटेक्ट में थे। मास्क लगाना चाहिए था काऊ को, यार मास्क क्यों नहीं लगाया उसने, और इन्फेक्शन हो गया, इसलिए दोनों काऊ भी मर गए। हम 1 रुपये नहीं देंगे, क्योंकि एक काऊ पहले से बीमार थी, उसका इंश्योरेंस नहीं करवाया, बाकी दोनों काऊ उसी कांटेक्ट में, वो भी मर गई। सही बात। अब रौनक जब इंडिया वापस आया तो उसने अपनी काऊ वापस मांगी। भौमिक ने 8 काऊ दे दी सर, भी 2 तो मर चुकी थी, लेकिन काफ नहीं दिए। देखो भाई ऐसा है, 8 काऊ दोगे लेकिन काफ तो देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा। अगर आप 2 काफ नहीं दे रहे हो, गलत कर रहा है वो। भौमिक कहता है सर आपके चक्कर में मेरी 1 काऊ मर गई यार। क्या भौमिक अपनी जो काऊ मर गई है उसकी, क्या उसके लिए कंपेंसेशन ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है सर, राइट है उसके पास, बिल्कुल ले सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए बेलर का फॉल्ट क्या था? व्हाट वाज द फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द बेलर? सर कि उसने बताया नहीं डिफेक्ट के बारे में। पहला कह रहा है उसने इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रोविज़न ही नहीं है। कह रहा है कंटिन्यूस सिकनेस के बारे में नहीं बताया। सही बात। तीसरा देखो जरा, तीसरा कहता है काऊ को भाई के पास छोड़ गया और डेनमार्क चला गया घूमने के लिए। कोई बात है ये? कह रहा है डेनमार्क जाने से पहले काऊ बेच देनी चाहिए थी। सही बात। क्या भौमिक डैमेज क्लेम कर सकता है लॉस ऑफ काऊ के लिए जो मर गई, क्योंकि वो क्लोज कांटेक्ट में थी? बिल्कुल कर सकता है सर। भौमिक कह रहा है रौनक लायबल नहीं होगा, लायबल होगा। कह रहा है भौमिक खुद टेक केयर करेगा, नहीं। कह रहा है रौनक लायबल होगा प्राइस देने के लिए, क्योंकि काऊ उसके कांटेक्ट में आई थी इसीलिए। सही बात, बिल्कुल ठीक बात। क्वेश्चन नंबर 3 देखें आप। क्या भौमिक रिस्पॉन्सिबल है डिलीवरी देने के लिए 2 काफ की? बिल्कुल देनी पड़ेगी सर, बिल्कुल देनी पड़ेगी, वाजिब सी बात है। कह रहा है भौमिक बाउंड नहीं है, गलत कह रहा है सर। कह रहा है भौमिक बाउंड है काफ देने के लिए। सही बात है। कह रहा है रौनक इंसिस्ट नहीं कर सकता, गलत है। कह रहा है भौमिक 2 काफ अपने पास रखेगा, क्योंकि उसकी कस्टडी में जन्म हुआ था उनका।
भौमिक ने 8 काऊ वापस की, 2 काऊ मर गई थी रौनक की, क्या रौनक डैमेज क्लेम कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर। रौनक इज नॉट एंटाइटल्ड टू क्लेम डैमेज, जब बताया ही नहीं बीमारी के बारे में। और ऑप्शन क्या कहते रौनक डैमेज क्लेम कर सकता है जब वो प्रूफ कर देगा कि भौमिक ने टेक। एक मिनट ध्यान रखो, ये पॉइंट तो पड़ा ही नहीं। रौनक डैमेज क्लेम कर सकता है अगर वो ये प्रूफ कर देगा कि भौमिक ने जानबूझ के टेक केयर नहीं की, जैसे एक प्रूडेंट पर्सन को टेक केयर करनी चाहिए थी। अगर काऊ बीमार थी, वो डॉक्टर को दिखा देता तो क्या चला जाता उसका। ये बात तो सही है सर। आप बेलमैन में पढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट याद करिए, टू टेक केयर ऑफ द गुड्स। टू टेक केयर, आपने टेक केयर ही नहीं की, उस कारण से हो गई डेथ, उसकी तो गलती है सर। ये पॉइंट सबसे रीजनेबल पॉइंट है। देखा, ऑप्शन पढ़ने का ये अच्छा तरीका वो है कि ऑप्शन पढ़ लेते हैं तो कुछ तो बेनिफिट है। ऑप्शन अपन ने हर जगह पढ़े, आपने ध्यान दिया होगा, ठीक है ना, सही बात। अब क्या कहता है यार, कहता है लिमिटेड डिबेंचर का पब्लिक इशू लेकर आ रहे हैं, ठीक है। आर्टिकल कह रहा है 2% होगा रेट, ये कह रहे हैं 2.25% होगा। जो आर्टिकल बोलेगा लोअर वही मानेंगे, 2% का रेट रहेगा अंडरराइटिंग कमीशन का, सही बात है। कहता है जी एप्लीकेशन मैंने रिसीव किया 10 अक्टूबर को प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर, अच्छी बात है, 60 दिन के अंदर अलॉटमेंट कर दो। कह रहा है बताओ कब तक अलॉटमेंट करना पड़ेगा। 60 दिन कंप्यूट कर लो भाई, 21 दिन अक्टूबर के हो गए, 30 दिन नवंबर के हो गए, क्या हुआ 9 दिन दिसंबर के हो गए, 9 दिसंबर तक अलॉटमेंट करना पड़ेगा, सही बात। कह रहा है वो शेयर डायरेक्टर एम्प्लॉय को इशू करेंगे कि डिस्काउंट और कंसिडरेशन अदर देन कैश में एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करने के लिए, सही बात है, स्वेट इक्विटी शेयर, बढ़िया है सर। तो ये हमने डिस्कस कर लिए हैं क्वेश्चंस, कौन से जी, एमसीक्यू वाले। एमसीक्यू क्वेश्चन, फ्लैट क्वेश्चन भी है और केस स्टडी भी है, ठीक है ना, बढ़िया। चलिए जी, तो शुरू करते हैं केस स्टडीज़। आरटीपी 2021 नवंबर, ठीक है, सी इंटरमीडिएट लॉ, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन जो आपके सामने कंपनीज एक्ट में कहता है जी बोर्ड ने, ठीक है, डिविडेंड को रिकमेंड किया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब वहाँ पे बाद में शेयर होल्डर ने उसे अप्रूव कर दिया, बहुत अच्छी बात है। कहता है डायरेक्टर उस केस में अनदर मीटिंग में उन्होंने बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया, ठीक है। मतलब एक बार आपने डिविडेंड को प्रपोज किया, डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, फाइनल हो गया, बाद में बोर्ड क्या करता है, डिविडेंड का पैसा जो आपको सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना चाहिए था 5 दिन के अंदर, आपने पढ़ा होगा सेक्शन 123 कि जो भी डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे 5 दिन के अंदर पैसा ट्रांसफ़र करेंगे सेपरेट बैंक अकाउंट में। लेकिन बोर्ड ने क्या किया, उसी पैसे को डाइवर्ट कर दिया शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट खरीदने के लिए। गलत किया सर, वो पैसा जाना चाहिए सेपरेट बैंक अकाउंट में 5 दिन के अंदर, वो आपने इन्वेस्टमेंट खरीदने के लिए डाइवर्ट कर दिया, गलत किया सर, बिल्कुल गलत किया। और फाइनली फिर आपने डिविडेंड दिया 45 दिन बाद। सर 30 दिन से डिले कर दिया ना आपने, अगर आपने 30 दिन से डिले कर दिया तो उस केस में 127 की पेनल्टी लग जाएगी। एक तो 123 के अंदर वायलेशन किया, जो सेपरेट बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र नहीं किया, और अल्टीमेटली 127 की पेनल्टी लगेगी। कहता है क्या डायरेक्टर का एक्ट वायलेशन में है? बिल्कुल है सर। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? तो पेनल्टी लगेगी जी 127 वाली, और साथ में इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ध्यान रखना। पेनल्टी ऑन डायरेक्टर लगेगी और 127 के अंदर कंपनी देगी इंटरेस्ट डिविडेंड पे। इंटरेस्ट होगा 18% के रेट से, जो एडिशनल 15 दिन है उसके लिए, ठीक है सर, बढ़िया। कहता है बोर्ड है मूनलाइट लिमिटेड का लिस्टेड कंपनी है, ठीक है, इन्होंने फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट किया। पहली बात तो लिस्टेड कंपनी है तो रोटेशन वाला प्रिंसिपल तो लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, रोटेशन वाला प्रिंसिपल तो लग ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट ऑडिटर बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट किया है 30 दिन के अंदर कंपनी बनने के, बिल्कुल ठीक किया है सर, और वो फर्स्ट एजीएम तक ऑफिस होल्ड करेगा, बिल्कुल ठीक किया है। फर्स्ट ऑडिटर वैसे भी आपको पता है एजीएम बोर्ड मीटिंग में आता है कंपनी बनने के 30 दिन के अंदर, ठीक किया है। पहला क्वेश्चन, क्या बोर्ड के द्वारा अपॉइंटमेंट ठीक है? बिल्कुल ठीक है सर। फर्स्ट एजीएम में जब तेजा रिटायर हो गया,
तो उसे रीअपॉइंट कर लिया गया, उसे रीअपॉइंट कर लिया गया 6th AGM तक के लिए। कहता है रोटेशन का प्रिंसिपल लग रहा है, तो क्या उसे अगर आपने बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट किया और वो बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट होके 1st AGM में रिटायर हो गया, तो क्या उसे 1st AGM में रीअपॉइंट कर सकते हैं कि जबकि रोटेशन लग रहा है फिर भी? देखो यार, मैंने कई बार आपसे कहा होगा कि अगर बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट करोगे, ठीक है, और रिटायर होगा 1st AGM में, तो उसे डिस्क्वालीफाइड नहीं मानेंगे और इसको टर्म काउंट नहीं करते। इसीलिए जब टर्म काउंट नहीं करेंगे तो डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा, डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा तो कूलिंग पीरियड नहीं लगेगा, और कूलिंग पीरियड नहीं लगेगा तो रीअपॉइंट हो जाएगा। इसलिए आप रीअपॉइंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? ठीक है सर, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। रीअपॉइंटमेंट बिल्कुल वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। कहता है किम प्राइवेट लिमिटेड की कैपिटल है 45 करोड़ रुपए, बहुत अच्छी बात है। टर्नओवर 250 करोड़ है, अच्छा। अकाउंट मैनेजर कह रहा है कि इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना ज़रूरी नहीं है। ऐसा है भाई, 138 लगा दो। 138 क्या कहता है? DPLT 25, 50, 100, 200, मतलब डिपॉजिट, पेड अप कैपिटल, लोन, टर्नओवर 25, 50, 100, 200। तो अगर टर्नओवर आपका 200 करोड़ तो इंटरनल अपॉइंट करना पड़ेगा। यहाँ टर्नओवर कितना है जी? यहाँ टर्नओवर 250 करोड़, और वो कह रहा है इंटरनल अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है। मैनेजमेंट आपसे पूछ रहा है क्या करें? करना पड़ेगा सर अपॉइंट। अकाउंटेंट आपको गलत सलाह दे रहा है, ठीक है। कह रहा है जी चार्ज को डिफाइन करो, बहुत बढ़िया। चार्ज इंक्लूड्स ऑल। कह रहा है पनिशमेंट क्या है? 86 की पेनाल्टी लगेगी यार, 86 की पेनाल्टी लग जाएगी, और क्या। सही है सर, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें क्या ही डिस्कस करें। बढ़िया। कहता है येलो प्राइवेट लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी है, ठीक है। कंपनी की कैपिटल है 50 करोड़ रुपए, बहुत बढ़िया। कंपनी इक्विटी शेयर इशू करना चाहती है, करो। 10% इशू करना चाहती है, करो ना यार। 15% तक की लिमिट है, 15%, 5 करोड़ विच एवर इज हायर, करो। लेकिन कह रहा है कि अगर 10% इशू करेगी तो पुराना नया मिला के 30% हो जाएगा। सर यहाँ दिक्कत है। अगर आप स्वेट इक्विटी शेयर इशू करना चाहें करिए, कोई दिक्कत नहीं। जो नया करेंगे वो 15% होगा, लेकिन पुराना नया मिला के 25% से ऊपर नहीं होना चाहिए। जो करेंगे वो 15%, लेकिन पुराना नया मिला के 25% से ऊपर नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिए, ठीक। कह रहा है ये तो स्टार्टअप कंपनी है। ओहो, स्टार्टअप कंपनी को तो सर 50% तक की लिमिट अलाउड है, फिर तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, ये स्टार्टअप कंपनी है तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ठीक है ना। स्टार्टअप कंपनी में 50% की लिमिट अलाउ है, सही बात। चलो जी, फिर कह रहा है लॉक इन पीरियड 5 साल का। यहाँ दिक्कत है सर, स्टार्टअप कंपनी की वजह से 50% तो चलेगा, लेकिन लॉक इन पीरियड जो है वो 5 साल नहीं होगा, लॉक इन पीरियड 3 साल का ही होगा। ठीक है जी, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। AB लिमिटेड 1 लाख शेयर्स हैं, बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे देखने में। 1 अप्रैल को, ठीक है। XY लिमिटेड ने 4000 शेयर होल्ड किए हैं, मतलब 40,000 रुपये के, और PK लिमिटेड ने 2000 शेयर, मतलब 20,000 रुपये के। समझना इस बात को। ये है AB लिमिटेड, ठीक। ये है XY लिमिटेड, ठीक है। ये है PQ लिमिटेड, ठीक है। 1 लाख की कैपिटल है, ठीक है। 10,000 शेयर है ना, 10 रुपये ईच के। ये 4000 शेयर होल्ड कर रहा है, मतलब ये होल्ड कर रहा है 40,000 रुपये, ठीक है। ये होल्ड कर रहा है 2000 शेयर, मतलब 20,000 रुपये, ठीक है। अच्छी बात है सर, ठीक। कहता है AB लिमिटेड, ये एक 1 अप्रैल की सिचुएशन है, ठीक है। कहता है AB लिमिटेड, जो AB लिमिटेड है, इसके पास RS लिमिटेड की 20% इक्विटी शेयर्स हैं। ओके, मतलब
आरएस लिमिटेड के कितने शेयर हैं जी आपके पास? 20% शेयर है, और कहता है ये 20% शेयर तब लिए थे इससे पहले, मतलब प्रीवियस शेयर होल्डिंग है, आप कह रहे हो पुरानी शेयर होल्डिंग है, ठीक है। आप समझ रहे होंगे क्वेश्चन कहाँ ले जा रहा है हमें। 2 क्लॉज 87 प्लस सेक्शन 19 दोनों मिक्स कर दिए। प्रीवियस शेयर होल्डिंग है। कहता है आरएस लिमिटेड कंट्रोल कर रहा है कॉम्पोजिशन 1 अगस्त से इन दोनों कंपनी का। मतलब सर आरएस लिमिटेड इनका बोर्ड कंट्रोल कर रहा है। इसका मतलब अगर बोर्ड कंट्रोल करेगा कि दोनों कंपनी सब्सिडरी कंपनी बन गई। जिस कंपनी का आप बोर्ड कंट्रोल करेंगे वो कंपनी क्या बन जाएगी? सब्सिडरी कंपनी। सही बात है। ये आपने सब्सिडरी बनाई है 1 अगस्त को, सब्सिडरी बनाई है 1 अगस्त को। अब मेरी बात समझना, इन दोनों का बोर्ड आप कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है। ये दोनों 60,000 शेयर, 60,000 रुपये के शेयर इसके होल्ड कर रही हैं, मतलब ये दोनों आपकी सब्सिडरी हैं। जब ये दोनों आपकी सब्सिडरी हैं और दोनों मिलकर 1 लाख में से 60,000 रुपये के शेयर होल्ड करते हैं, तो फिर एबी लिमिटेड आपकी डीम्ड सब्सिडरी हो गई ना। एबी लिमिटेड आपकी डीम्ड सब्सिडरी हो गई। समझ रहे हो मेरी बात? एबी लिमिटेड आपकी डीम्ड सब्सिडरी हो गई उस केस में, वो तो हो गई सर। अब जब एबी लिमिटेड सब्सिडरी हो गई, ऑब्वियस सी बात है, क्या एबी लिमिटेड सब्सिडरी है? बिल्कुल है। क्या एबी लिमिटेड शेयर होल्ड कर सकती है आरएस लिमिटेड में? याद करिए, अगर कोई कंपनी सब्सिडरी है किसी कंपनी की, तो सब्सिडरी तो बाद में बनी है ना, लेकिन ये तो प्रीवियस शेयर होल्डिंग है। तो सब्सिडरी बनने से पहले जो शेयर होल्ड कर रहे थे, सब्सिडरी बनने के बाद भी शेयर होल्ड करते रहोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। प्रीवियस शेयर होल्डिंग सरेंडर करने की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस शेयर होल्डिंग सरेंडर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? ठीक है सर। क्या वोट कर सकते हैं? नहीं सर, इस केस में वोट नहीं करेगा। वोट करता है वो सिर्फ एलआर और ट्रस्टी के केस में। प्रीवियस शेयर होल्डिंग में वोट करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं कर सकते आप वोट, राइट ही नहीं आपके पास। अच्छा क्वेश्चन है, नाइस क्वेश्चन, ठीक है। आगे क्या कह रहा है जी, पढ़ते हैं ज़रा। नटी बड़ी लिमिटेड, ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं प्रीमियम क्वालिटी मिल्क की, आइसक्रीम बनाते हैं 2 फ्लेवर की। एजीएम बुलाई इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करने के लिए, लेकिन कोरम की वजह से मीटिंग कैंसिल हो गई, ठीक है। डायरेक्टर ने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया, डायरेक्टर ने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया। डायरेक्टर को ऐसा लगता है एजीएम तो हुई नहीं, इसे रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, एजीएम तो हुई नहीं। ऐसा है सर, एजीएम नहीं होगी ना तो जो लास्ट डे एजीएम कराने का उसके 60 दिन के अंदर फाइलिंग करोगे, फाइलिंग तो करोगे। एजीएम हो तो एजीएम के दिन से फाइल करो, नहीं जो लास्ट डे से फाइल करो, साथ में रिटर्न फाइल करो, साथ में स्टेटमेंट दो कि एजीएम क्यों नहीं करवाई। रिटर्न तो फाइल करने पड़ेंगे सर। एजीएम हो जाती है एजीएम के दिन से फाइल करिए, एजीएम नहीं होती लास्ट डे के दिन से फाइल करिए, ठीक है सर। ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। अमित को शेयर मिले, ठीक है। मनोज के शेयर थे, ठीक है, लेकिन किसी से मिले, लेकिन फोर्जरी थी सर। किसने की वो नहीं पता, फोर्जरी थी। अमित के पास टाइटल तो आएगा नहीं, लेकिन कंपनी ने इसको मेंबर बना लिया फिर भी, ठीक है ना। ट्रांसफ़र डीड फोर्ज थी, अमित उस मेंबर बन गया, शेयर अपने नाम पे आ गए। उसमें से अमित ने कुछ शेयर आगे अभी को ट्रांसफ़र कर दिए, 250 शेयर अभी को ट्रांसफ़र कर दिए शेयर सर्टिफिकेट भरोसे पर। अभी ने शेयर खरीद भी लिए क्योंकि अमित का नाम लिखा था, ठीक है, इसलिए शेयर सर्टिफिकेट पे ऑन द बिलीफ ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। अभी ने बोला यार उसी के शेयर्स होंगे, तभी तो शेयर सर्टिफिकेट पे उसका नाम लिखा है। सर टाइटल तो इसके पास भी नहीं है। कहता है अमित और अभी दोनों गुड फेथ में हैं। बिल्कुल अच्छी बात है जी, गुड फेथ में तो कोई दिक्कत नहीं, गुड फेथ में ही होना चाहिए। कहता है आप बताओ राइट लायबिलिटी क्या है मनोज की, अमित की और अभी की। सही क्वेश्चन है। देखो जी, मनोज के साथ तो हुआ है अन्याय, किसी ने की है फोर्जरी, तो मनोज के पास राइट है, वो अपना नाम रीस्टोर करने के लिए बोलेगा कि मेरा नाम वापस लिखो।
रजिस्टर ऑफ मेंबर में मेरा नाम वापस लिखिए, मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरा नाम वापस लिखिए। उसके पास वो राइट है और वो रहेगा। ठीक है। कहता है जी अमित के पास क्या राइट है? अमित के पास राइट है, अमित बल्कि आप कह सकते हैं लाइबिलिटी है अमित की, कि कंपनी उससे डैमेज क्लेम करेगी जिसने फोर्ज डीड फाइल की है। और फोर्ज डीड फाइल की है किसने? अमित ने। तो कंपनी डैमेज किससे क्लेम करेगी? अमित से, और अमित लायबल होगा। लेकिन अभी जो है, अभी डैमेज क्लेम करेगा अभी कंपनी से। अभी बोलेगा भाई मैंने कंपनी का शेयर सर्टिफिकेट देखा, उसमें कंपनी की कॉमन सील लगी थी, सब कुछ लगा हुआ था, मतलब कंपनी ने अप्रूव किया था, वो हमारा शेयर होल्डर है। मैंने कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट, ऑथराइज शेयर सर्टिफिकेट के भरोसे शेयर खरीदे, अब कंपनी डिनाई नहीं कर सकती। तो सर वो कंपनी से डैमेज क्लेम करेगा। ठीक भी है यार, ऐसा होना भी चाहिए, क्या दिक्कत है? सही है। तो ये हो गए कंपनी लोग क्वेश्चन ख़त्म। ठीक है, 13-14 मिनट में। अब ज़्यादा कुछ बचा ही कहाँ है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। कहता है जी मिस्टर यादव कार्गो ओनर है, इन्होंने हाँ एक वेसल किराए में लिया, ठीक है, ताकि वीट को फॉरेन से चेन्नई ला सकें, गेहूं को, गेहूं का कार्गो था उसको ला सकें। वेसल जो है रीफ में फंस गया। रीफ सुनाओ, ग्रेट बैरियर रीफ। रास्ते में रीफ थी और वेसल फंस गया समुद्र में ही। रीफ समझते हो ना, लाइक अ रॉक। ठीक है। अब जो शिप के मैनेजिंग एजेंट थे, इन्होंने सेल्वेज एग्रीमेंट साइन किया था यादव के लिए। ठीक है। गेहूं खराब हो सकती थी सर, पेरिशेबल नेचर की थी। सेल्वर्स ने स्टोर कर लिया अपने खर्चे पर। बात तो सही है कि खराब ना हो जाए यार कहीं गेहूं। सेल्वर्स ने सारी की सारी बातें कार्गो ओनर को बताई कि भाई आपकी गेहूं थी और आपकी गेहूं हमने स्टोर की, खराब नहीं होनी चाहिए। सर ये एक्ट इन इमरजेंसी है, क्लियर कट केस है एक्ट इन इमरजेंसी का, कि ओनर को लॉस ना हो, इसीलिए एजेंट ने उसके उसके लॉस को बचाने के लिए इमरजेंसी में काम किया। यादव ने मना कर दिया रीइंबर्स करने से। कहता है सर वो शिप ओनर है और कहीं ना कहीं कार्गो का बेली है, क्योंकि कार्गो उसने हायर किया है। ठीक है ना? हाँ। कह रहा है सर मैं दूंगा नहीं आपको पैसे। आप बताइए क्या उस केस में जो नेसेसिटी बनी है, सर नेसेसिटी, जो नेसेसिटी वाला कॉन्ट्रैक्ट बना है इमरजेंसी वाला, क्या ये बनेगा? और क्या जो यादव मना कर रहा है कि भाई मैं आपके पैसे रिम्बर्स नहीं करूंगा, कहता है आप क्या करोगे? आप एक्नॉलेज करोगे या डिक्लाइन करोगे? सर एक्ट इन इमरजेंसी है, नेसेसिटी वाला कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। नेसेसिटी में प्रिंसिपल को लॉस से बचाने के लिए उसने काम किया है, प्रिंसिपल उसका सारा खर्चा रिम्बर्स करेगा, प्रिंसिपल बाउंड है, बात खत्म हो जाती है। ठीक है सर, डन। अगला, राहुल ओनर है इलेक्ट्रॉनिक शॉप का, अच्छी बात है। प्रियंका उसके पास गई, कहती है एयर कंडीशनर खरीदना है जिसका कंप्रेसर कॉपर का ही होना चाहिए। कुछ ही कंपनी कॉपर का बनाती है मैं आपको बताऊं, बाकी सब एल्युमिनियम वाली है। कुछ जो पुरानी कंपनी है, ब्लू स्टार है, सस्ते में कहते हैं वोल्टास बनाती है, बाकी सब LG ये वो सब, सैमसंग जितनी भी हैं, गोदरेज, वर्लपूल, सब ये एल्युमिनियम। वो जनरल है, ये कॉपर वाली है, हिटाची, डाइकिन। प्रियंका कहती है सर मैं तो कॉपर वाला एसी खरीदूंगी। ठीक है, उधार में खरीद रही थी एसी, इसने राहुल ने बोला गारंटर चाहिए। ठीक है, अरविंद को लेके आई गारंटर के तौर पे। अरविंद आया, कहता है मैं गारंटी दूंगा, गारंटी दे दी उसने। राहुल ने एयर कंडीशनर बेचा सर पर्टिकुलर ब्रांड का, और मिस रिप्रेजेंट किया कि वो कॉपर का है, जबकि वो एक्चुअली में एल्युमिनियम का था। लो भाई साहब, यहाँ पे क्रेडिटर बातों को छुपा रहा है, ना प्रिंसिपल डेटर को पता है और ना श्योरिटी को। ऐसा है सर, अगर आपने बातों को छुपाया है ना तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वैलिड होगा ही नहीं। याद करिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को बनाने के लिए ना बातों को छुपाओ ना गलत बताओ। अगर बातें छुपाई और गलत बताया तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नहीं बनेगा। उस केस में श्योरिटी की लायबिलिटी क्या हो जाएगी? डिस्चार्ज। क्या अरविंद लायबल होगा? द आंसर इज नो, नॉट एट ऑल। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन। अखिल ने प्रोमिजरी नोट दिया, ठीक है, यहां लिख देता हूं।
अखिल ने प्रोमिसरी नोट दिया 4500 रुपये का भुवन को, ठीक है जी, और भुवन को इस कंडीशन में दिया कि भुवन पेमेंट तभी मांगेगा जब चमन की डेथ होगी। कोई दिक्कत नहीं है सर, भुवन पेमेंट तभी मांगेगा जब चमन की डेथ होगी। ये डेथ वाली कंडीशन लगा सकते हैं, आपको पता है, सर्टेन कंडीशन लग सकती है, नोट वैलिड होगा। ठीक है सर। चमन की डेथ होने से पहले भुवन ने इसे आगे इंडोर्स कर दिया दीपक के पास। बहुत बढ़िया सर, मेरे को तो आ गया समझ में क्वेश्चन क्या कह रहा है। दीपक को प्रॉमिसरी नोट मिल भी गया। डेट ऑफ मैच्योरिटी के दिन दीपक आया, लेकिन अखिल ने मना कर दिया कि अभी तक तो चमन मरा नहीं और चमन के मरने पे ही पैसे दूंगा मैं। क्या दीपक रिकवरी कर सकता है? देखो सर, ऐसा है, दीपक है एचडीसी, गुड फेथ में रिकवरी की है। दीपक है एचडीसी, अगर दीपक एचडीसी है तो हर पिछली पार्टी लायबल होगी। फिर पिछली पार्टी ये नहीं कह सकती कि मैंने इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफ़र किया था कंडीशनल बेसिस पे। याद करिए, मैंने पॉइंट पढ़ाया होगा आपको। फिर पिछली पार्टी ये नहीं कह सकती कि मैंने इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफ़र किया था कंडीशनल बेसिस पे। सर, अगर उसने ले लिया आपका इंस्ट्रूमेंट, अगर वो एचडीसी है तो आप लायबल हैं, आपको उसे कंपेंसेट करना ही होगा, आपको उसे पैसे देने ही होंगे। यू कैन नॉट डिनाई फ्रॉम दिस फैक्ट। ठीक है ना? बिल्कुल। ये क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने गलती कर दी है, निगोशिएबल का क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट ने जीसी की हेडिंग में डाल रखा है, गलती है, लेकिन फिर भी पढ़ते हैं एक बार। सोहन ने प्रोमिसरी नोट इशू किया मोहन को 17 मई को, 3 महीने आफ्टर डेट। ठीक है, मतलब करीब करीब ड्यू होगा आपका ये जून जुलाई अगस्त 20 अगस्त को। कहता है सडन हॉलीडे डिक्लेयर हो गया मुहर्रम के कारण 20 अगस्त को। सडन हॉलीडे, सडन, अगर सडन हुआ ना सर, सडन, तो 20 की जगह 21 को होगा सक्सीडिंग डे। अगर प्री डिसाइडेड होता तो 19 होता। ऐसा एक मिलता जुलता प्रोविज़न होता है जीसी के अंदर, वो ऑफिस को लेकर होता है। याद करिए, अगर आखिरी दिन कोर्ट या ऑफिस बंद है तो फिर अगले दिन आप जाके कोर्ट और ऑफिस में अपील फाइल करेंगे। थोड़ी सी यहाँ पे मिसकंसेप्शन हो गया इंस्टीट्यूट को, गलती से उन्होंने जीसी वाले में डाल दिया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है नेगोशिएबल का। ठीक है, फिर पूछ रहा है यूसेज समझाओ। सर, एक्सटर्नल एड है यूसेज, कस्टम इज़ द बेस्ट इंटरप्रेटर ऑफ लॉ, और साथ में कॉन्टेम्पोरेरी एक्सपोजिटिव। जिस तरीके से समझते आ रहे हैं वैसे समझते रहिए। ठीक है ना? कस्टम आपकी हेल्प करेगा, तरीके आपकी मदद करेंगे। ठीक है सर, बढ़िया है। तो ये है भाई आरटीपी। कौन से अटेम्प्ट किए जी? नवंबर 21 की आरटीपी हमने कंप्लीट कर ली है। ठीक है ना? बढ़िया।